हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शील्डिंग और डीशील्डिंग प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स डिस्कस किए थे। क्योंकि हम प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटॉन से ही डील करेंगे इसमें। तो शील्डिंग और डीशील्डिंग प्रोटॉन्स क्या हैं, तो आपने देखना है कि ये आपका न्यूक्लियस है एन आइसोलेटेड प्रोटॉन कि आइसोलेटेड प्रोटॉन है, उसके बाहर कोई भी इन्वायरमेंट और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, एनएमआर में क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा इस केस में, एन आइसोलेटेड प्रोटॉन के केस में, ये आपका जो न्यूक्लियस है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से सराउंडेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियस उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है फील करता है। जितनी अगर 100% हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो न्यूक्लियस भी 100% जो आपकी जो फील्ड जो है अप्लाई की है वो फील करेगा। सेकंड केस है आपका, जब हम प्रोटॉन के बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ए प्रोटॉन सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, उसके बाहर जो आपकी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक और फील्ड जनरेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्या होगा, जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे हमने 100% एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो क्या होगा, क्योंकि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। तो क्या करेगा, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपोज करेगा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो 100 में से आपके कितनी जो आपका न्यूक्लियस जो है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो फील करेगा वो कितनी होगी, 50%। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस केस में क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को शील्ड कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग। The induced field decreases the strength of the magnetic field felt by the nucleus. This nucleus is shielded. इस केस में क्या है, आपका जो है न्यूक्लियस के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है और आप जितनी ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उतनी न्यूक्लियस फील कर रहा है। तो ये वाला प्रोटॉन क्या होगा, डी शील्डेड प्रोटॉन होगा। ये केस होगा डी शील्डिंग और ये केस है शील्डिंग। तो इसमें जो है हम यहाँ से बोलेंगे केमिकल शिफ्ट क्या है, सच शिफ्टिंग इन पोजीशन ऑफ एनएमआर एब्जॉर्प्शन सिग्नल which arise due to the shielding or deshielding of proton by surrounding electron is called chemical shift। तो उससे क्या होगा, जैसे आपका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होगा क्या होगा, उसमें शील्डिंग और डीशील्डिंग। एक तो आपका एनएमआर सिग्नल जो है डाउन फील्ड जा सकता है इन केस ऑफ डीशील्डिंग, और आपके एनएमआर सिग्नल जो है आप फील्ड जाएगा इन केस ऑफ शील्डिंग। तो ये आपका जैसे बताया गया है, जैसे आपने these protons sense a larger effective magnetic field so come into resonance at higher frequency। तो डीशील्डेड प्रोटॉन्स कौन से हुए, डीशील्डेड प्रोटॉन्स वो हुए जिसमें क्या है, आपके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है, वो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है अपोज नहीं कर रही है, तो वो होंगे आपके डीशील्डेड न्यूक्लियाई। और आपके शील्डेड न्यूक्लियाई कौन से होंगे, जो क्या हो रहा, जिसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस है, बाहर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है आप क्या कर रही है, जो आप जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं
तो उसको क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है, और आपका वो वाले न्यूक्लियाई क्या होंगे, शील्डेड न्यूक्लियाई होंगे, और एमएनएमआर में क्या आएंगे, वो अप फील्ड आएंगे। तो उस केस में हमें क्या हायर एक्सटर्नल अप्लाई फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। सेकंड केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। तो इसमें मिथनॉल का एग्जांपल दिया है कि ये वाला प्रोटॉन जो है लेस शील्डेड है, और ये वाले प्रोटॉन क्या है, मोर शील्डेड है। तो मीन्स मोर शील्डेड होंगे कि ये वाले प्रोटॉन शील्डेड होंगे, क्योंकि इनके बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, और वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, न्यूक्लियस या प्रोटॉन को शील्ड करेगा। शील्ड करने से आपका जो सिग्नल कहाँ आएगा, अप फील्ड आएगा, यहाँ पे आएगा, पहले ही आएगा वो सिग्नल एट लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे आएगा, अब फील्ड सिग्नल होगा। लेकिन सेकंड जो प्रोटॉन है वो शील्डेड नहीं है, न्यूक्लियस उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड करेगा जितनी हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सिग्नल डाउन फील्ड जाएगा। ये वाला आपका डाउन फील्ड सिग्नल है, दिस वन, और हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, जैसे ये हायर फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट, कि आपकी शील्डिंग और डी शील्डिंग से क्या हो रहा है, आपका सिग्नल जो है अप फील्ड जा रहा है और डाउन फील्ड जा रहा है। तो क्या है, केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पार्ट्स पर मिलियन between the resonance frequency of the observed proton and tetramethyl silane hydrogen। तो आपका जैसे देख सकते हैं कि आपका प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन जो है शील्डेड है तो क्या करेगा, अलग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपका डाउन फील्ड है तो वो अलग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो उनका जो डिफरेंस है इन पार्ट्स पर मिलियन बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्व प्रोटॉन, जो फ्रीक्वेंसी आएगी चाहे वो डाउन फील्ड होगा या अप फील्ड होगा, और किसके कंपैरिजन में, टेट्रामिथाइल सिलेन की। ये टेट्रामिथाइल सिलेन की कंपैरिजन में जो आपके जो प्रोटॉन हैं उनकी जो है आपके स्पेक्ट्रम में कहाँ पे सिग्नल आ रहा है, डाउन फील्ड आ रहा है, अप फील्ड आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट। तो टीएमएस को हम एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड लेते हैं, और आपकी जो केमिकल शिफ्ट है वो किस में मेजर करते हैं, डेल्टा में, और उसका यूनिट क्या है, पीपीएम में। तो केमिकल शिफ्ट जो डेल्टा में क्या आएगी, एक तो आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, जो आपके प्रोटॉन है वो कहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अप फील्ड जा रहे हैं या डाउन फील्ड जा रहे हैं, शील्ड हो रहे हैं या डी शील्ड हो रहे हैं, वो आएगा ये वाला माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस, कि आपका जो रेफरेंस कंपाउंड है टीएमएस वो किस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो स्पेक्ट्रोमीटर की आपकी फ्रीक्वेंसी है 100 जो आपका 400 300 600 मेगाहर्ट्ज में इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, इस फार्मूले से केमिकल शिफ्ट। तो इस तरह से केमिकल शिफ्ट हम बताते हैं। ये आपका एनएमआर स्पेक्ट्रम है, यूजली ये 14 ppm तक होता है। केमिकल शिफ्ट को हम ppm में डिनोट करते हैं। तो ये 0 ppm से शुरू होती है और जाता है 14 ppm तक। यहाँ तक 10 बताया, तो 14 ppm तक इसकी रेंज होती है आपकी 1H NMR स्पेक्ट्रम की। तो आपने जो डी शील्डिंग और शील्डिंग डिस्कस की थी, तो आपके शील्डेड प्रोटॉन कहाँ पे आएंगे, इस रेंज में आएंगे, जो आपकी अप फील्ड, ये वाला जो रेंज हो गया अप फील्ड मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, ये जैसे 0 1 2 3 4 5, तो ये लोअर फ्रीक्वेंसी होगी 1 2 3 4 5। तो लोअर फ्रीक्वेंसी में जो प्रोटॉन एब्जॉर्ब होंगे, अप फील्ड सिग्नल आएगा, वो क्या होंगे, शील्डेड प्रोटॉन्स। और 5 से ऊपर जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या होंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वो प्रोटॉन क्या होंगे, डाउन फील्ड और डी शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे। और आपका जो टेट्रामिथाइल सिलेन का जो सिग्नल आएगा वो कहाँ आएगा, इस 0 ppm पे आएगा। मीन्स आपको केमिकल शिफ्ट क्या है, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द प्रोटॉन्स, की जो आपके प्रोटॉन हैं सैंपल में, कंपाउंड में, जो यहाँ पे आ रहे हैं, आपके अप फील्ड आ रहे हैं या डाउन फील्ड आ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्या, इंटरनल स्टैंडर्ड, दैट इज
TMS, तो उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल शिफ्ट। तो इसमें हम जो है टेट्रामिथाइल सिलीन को जो है एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड लेते हैं। क्यों लेते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड टेट्रामिथाइल सिलीन? क्योंकि अगर आपने NMR स्पेक्ट्रम अभी देखा तो जो इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, इसमें जो ये हैं CH3 1 2 4 CH3 हैं, चारों क्या हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। 12 प्रोटॉन जो है इक्विवेलेंट है, उनका NMR में एक ही सिग्नल जनरेट होता है। और NMR में इनका सिग्नल कहाँ आता है, जैसे ये NMR है, आपको बताया था 0 NMR, आपको यहाँ पे बताते हैं कि NMR है तो आपका क्या है 14 ppm तक होता है, वैसे 0 to 14 ppm। तो आपका जो टेट्रामिथाइल का सिग्नल कहाँ आता है, 0 ppm के साथ। तो एक तो ये है कि ये क्या करता है, जैसे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सिग्नल कहाँ आएंगे, 1 ppm से शुरू होंगे 14 ppm तक। तो ये 0 ppm से आने से क्या होगा, ये आपके इंटरफेयर नहीं करेगा जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ ये इंटरफेयर नहीं करता है। तो तभी हम इसको इंटरनल स्टैंडर्ड लेते हैं। TMS इज एडेड टू द सैंपल एज इंटरनल स्टैंडर्ड। TMS प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल, इसके सारे प्रोटॉन्स आइडेंटिकल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, हाईली शील्डेड, प्रोवाइडिंग ए सिंगल शार्प पीक। शील्डेड प्रोटॉन मींस कि इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस को शील्ड कर रहा है। तो इस केस में जो आपका सिग्नल क्या होगा, अप फील्ड होगा। अप फील्ड मीन्स 0 ppm पे आएगा। डाउन फील्ड क्या होता है, जो यहाँ पे आएगा आगे 14, जो आगे जो सिग्नल होंगे 5 ppm से आगे जो सिग्नल होंगे वो डाउन फील्ड सिग्नल होंगे, उससे ऊपर क्या होंगे, अप फील्ड सिग्नल। ऑर्गेनिक प्रोटॉन एब्जॉर्ब डाउन फील्ड ऑफ द TMS, जो आपके ऑर्गेनिक प्रोटॉन होते हैं डाउन फील्ड एब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ TMS। तो आप TMS 0 ppm पे आता है। TMS is inert, highly soluble in organic liquids and easily removed from sample by distillation। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, कि आपके जो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी केमिकल शिफ्ट, जिसको हम डेल्टा ppm में मेजर करते हैं। 4 मेजर फैक्टर्स अकाउंट फॉर द रेजोनेंस पोजीशन on the ppm scale of the most protons। फर्स्ट है डी शील्डिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, की आपके अगर कोई कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगा होगा तो वो क्या करता है, डी शील्डिंग करता है। तो आपने NMR जो में ध्यान देना है, क्या होगा केमिकल शिफ्ट में, एक तो डी शील्डेड प्रोटॉन होंगे, ये क्या होंगे, शील्डेड प्रोटॉन्स। डी शील्डेड प्रोटॉन कहाँ आएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, और शील्डेड प्रोटॉन क्या होंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी में आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके कंपाउंड में लगा है तो वो प्रोटॉन्स, उसके साथ जो प्रोटॉन होंगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ लगा है 2 CH3, एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। तो ये वाले जो CH3 हैं ये क्या कर जाएंगे, ये डाउन फील्ड में जाएंगे, हायर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे। सेकंड है एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट, कि आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है और sp3 है। sp3 के केस में जो है क्या होगा, शील्डिंग होगा, sp2 में भी उससे ज़्यादा होगा थोड़ा सा, और sp के केस में क्या होगा, थोड़ा सा और जो है क्या करेगी, डी शील्डिंग की ओर बढ़ेगा। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड यूजली ड्यू टू द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल है वहाँ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और क्या करता है, न्यूक्लियस को शील्ड करता है और आपका सिग्नल जो है NMR में अप फील्ड या लोअर फ्रिक्वेंसी पे आता है। फोर्थ फैक्टर है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको हम एक एक डिस्कस करेंगे। डी शील्डिंग बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो आपका जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें आपका ये लगा हुआ Cl, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या क्लोरीन डी शील्ड द प्रोटॉन, क्या करेगा, क्लोरीन जो है डी शील्ड करेगा, दैट इज इट टेक्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन विच इन टर्न टेक्स मोर डेंसिटी फ्रॉम हाइड्रोजन, डी शील्डिंग द प्रोटॉन। क्या करेगा,
ये वाला जो है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ खींचेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, डी शील्डिंग होगी। तो मीन्स आपका क्या होगा, न्यूक्लियस जो है मोर एनर्जी फील करेगा और आपका जो सिग्नल जाएगा वो क्या गया, डाउन फील्ड जाएगा। वो क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। तो इस तरह से आएगा, डी शील्डेड प्रोटॉन अपीयर्स एट डाउन फील्ड हायर डेल्टा। हायर डेल्टा मीन्स उसकी केमिकल शिफ्ट जो है ज़्यादा होगी। हाईली शील्डेड प्रोटॉन्स एट अपर फील्ड, जो प्रोटॉन शील्डेड हो गए जिसमें जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जैसे ये क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा, डी शील्डेड इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर आप ब्रोमीन लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, तो उसमें डी शील्डिंग इफेक्ट जो है कम होगा। डी शील्डिंग मूव्स प्रोटॉन रेजोनेंस टू लोअर फील्ड एंड हायर डेल्टा। तो आपको ये दिखाया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंस ऑन केमिकल शिफ्ट, डिपेंडेंस ऑन द केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3X। एक्स मीन्स आपका हेलोजन है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्लोरीन लगा होगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इसमें क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होगी उस वो वाला प्रोटॉन क्या होगा, मोस्ट डी शील्डेड। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इस वाले में ये वाला CH3 4.0, इसकी क्या आएगी, केमिकल शिफ्ट कितनी आएगी, 4.26। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आपका तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, डी शील्डिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डी शील्डिंग कम होती जाती है। आयोडीन के केस में 2.16 है, सिलिकॉन के केस में जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और आपका सिग्नल डेल्टा ppm 0 पे आएगा। तो नेक्स्ट है कि आपके अगर हम सब्स्टिट्यूशन क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे कि अगर आपके पास CHCl 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सिंगल 1 क्लोरीन है, तो क्या होगा, जब इसमें 3 Cl3 लगे होंगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट इंक्रीजेज विद द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने ज़्यादा क्लोरीन लगते जाएंगे उतना जो है आपका डाउन फील्ड होता जाएगा। डेल्टा ppm आपका जो है ज़्यादा होगा, 7.27 ppm इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, 5.30 इन केस ऑफ CH2Cl2 एंड 3.05 इन केस ऑफ CH3Cl। तो आपका देख सकते हैं क्यूमुलेटिव, यहाँ पे 3 Cl3 लगे हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी डेल्टा ppm कम हो रही है, जैसे ही आपके Cl भी कम होते जा रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं मोस्ट डी शील्डेड कौन सा होगा, CH2Br है। उसके बाद अगर CH2Br जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, CH2 का डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ पे CH2 आएगा, तो जितना डिस्टेंस भी अगर ये बढ़ रहा है तो आपकी केमिकल शिफ्ट भी कम होती जाएगी। देखो यहाँ पे एक और CH2 आ गया, ये वाला जो प्रोटॉन जो है और दूर हो गया, 1.25 ppm। The effect decreases with increasing distance from the electronegative atom. The effect completely vanished at the fourth bond from the electronegative atoms. तो electronegative atom से जितने दूर अपने जाते जाओगे, ये वाला प्रोटॉन बहुत दूर जा रहा है, तो ये कहाँ आएगा, ये अप फील्ड होगा, शील्डेड होता जाएगा। जैसे ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास था, तो ये क्या है, यहाँ पे डी शील्डिंग हो रही है, मीन्स आपका डेल्टा ppm इस केस में ज़्यादा होगा। सेकंड है एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट डिस्कस किया था, अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। As S character of carbon atom increases, the electron cloud is held more closer to the carbon and provide less electron density for shielding of protons, and thus the chemical shift delta increases shifted down field. According to above reasoning, the following trend of the chemical shift is expected. जैसे यह है expected to be observed at delta less than 7, जैसे sp hybridization in case of acetylene, ये आपका एल्कीन की केस है और एक आपका है एल्केन का केस है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे आपकी जो है डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है। तो इस केस में जो प्रोटॉन की डेल्टा वैल्यू डाउन फील्ड जाएगा ये ज़्यादा होगी, डेल्टा ppm
इस केस में कम होगी और सबसे कम होगी sp3 के केस में। बट इन फैक्ट वी हैव द फॉलोइंग ऑर्डर, लेकिन क्या होता है, हमारा ऑर्डर इस तरह से होता है, इसके अपोजिट होता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपका क्या होगा, ये बिल्कुल इस तरह से होगा। जो sp2 का केस है, उसकी जो sp2 वाला जो प्रोटॉन होता है वो जो है सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड जाता है, उसके बाद जो आपका sp वाला आएगा और उसके बाद आएगा आपका sp3 वाला। ये वाला प्रोटॉन एक्चुअली कहाँ एब्जॉर्ब होता है, डेल्टा 2 to 3 ppm, नॉट एट 7 ppm। क्यों होगा, दिस suggested that other factors than the sp character of carbon might affect the chemical shift. In this case, the above discrepancy can be explained by the what is called magnetic anisotropic effect. तो इसमें क्या होगा, आपकी एसिटाइलिन की केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा और क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने से क्या है, न्यूक्लियस को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा शील्ड करेगा, जिससे क्या होगा, आपका डेल्टा ppm जो क्या होगा, शील्डिंग होगी और क्या अप फील्ड सिग्नल आएगा एट डेल्टा 2 to 3 ppm। जबकि इस केस में जो है sp2 के केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, डीशील्ड करेगा, वो न्यूज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ज़्यादा नहीं करेगा। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है न्यूक्लियस आपका फील्ड ज़्यादा करेगा इस केस में, और आपका सिग्नल जो है 5 to 7 ppm आएगा इन केस ऑफ sp2। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आएगा, 5 to 7 ppm। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक फील्ड क्या होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट किससे होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड से होता है ये। द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई पाई बॉन्ड और पाई सिस्टम ग्रेटली इफेक्ट द केमिकल शिफ्ट। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटेस्ट इफेक्ट। तो इसको हम आगे देखेंगे कि इस केस में एरोमेटिक प्रोटॉन्स में आप देखेंगे क्या होगा, एरोमेटिक प्रोटॉन्स। तो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है वो भी आपने यहाँ पे देखनी है। तो एरोमेटिक प्रोटॉन के केस में क्या होगा, जैसे हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में क्या होता है, बेंजीन के केस में क्या होता है, इंड्यूस्ड फील्ड री इन्फोर्सेस द एक्सटर्नल फील्ड। इस केस में क्या होगा, आपकी जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोज नहीं करेगी इसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और तभी इसका डेल्टा ppm कहाँ जाता है, डाउन फील्ड इन केस ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन्स। सेकेंड है ओलिफिनिक प्रोटॉन्स, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन केस में डेल्टा ppm कितना आ रहा है, 5 to 6 ppm, जो डेल्टा आपकी केमिकल शिफ्ट बोलते हैं डेल्टा को। तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन ये भी क्या है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, अपोज नहीं करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं एक्सटर्नल में। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इफेक्ट जो है ज़्यादा नहीं होगा, वो न्यूक्लियस को शील्ड नहीं करेगा, और आपका जो डेल्टा आएगी 5 to 6 ppm आएगी इस केस में भी। लेकिन एसिटाइलिन का केस थोड़ा सा अलग है, इसको आपने ध्यान देना कि एसिटाइलिन में एक्सपेक्टेड क्या था, 5 to 7 ppm, लेकिन आती क्या है आपकी केमिकल शिफ्ट 2.5 ppm। तो इस केस में क्या होता है, जो है यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाली फील्ड को अपोज करता है इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन है उनको शील्ड करता है। शील्डिंग से क्या होगा, जो आपका सिग्नल क्या आएगा, अप फील्ड आएगा एट डेल्टा 2.5 ppm इन केस ऑफ एसिटाइलिन प्रोटॉन्स। तो आपने एसिटाइलिन प्रोटॉन के लिए ध्यान रखना है कि उसमें सिग्नल जो है आपका अप फील्ड होगा, डेल्टा जो आएगा आपका 2.5 ppm पे आएगा। जबकि इन केस ऑफ बेंजीन जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं और जो आपका ओलिफिनिक प्रोटॉन्स हैं
उस केस में जो है आपका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं करेगा, रीइंफोर्स करेगा, और उसमें जो आपका सिग्नल है वो क्या आएगा, डाउन फील्ड रहेगा। डेल्टा जो है 5 to 8 ppm आएगा। एल्डिहाइड प्रोटॉन में भी ऐसा ही है, आपका इंड्यूस्ड फील्ड रीइंफोर्सेस द एक्सटर्नल फील्ड, तो इसमें भी क्या होगा, डीशील्डिंग होगी, और आपके जो डेल्टा ppm एल्डिहाइड प्रोटॉन कहाँ पे आएगा, 9 to 10 ppm। ये वाला प्रोटॉन जो है कहाँ है, इसका केमिकल शिफ्ट में आएगी 9 to 10 ppm। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH and NH सिग्नल्स, जैसे इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीशील्ड द प्रोटॉन्स, तो ये आपने रखना, डीशील्ड मीन्स आपकी डेल्टा ppm जो है आगे जाएगी, डेल्टा ppm इंक्रीज होगी। द केमिकल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंथन्स द OH बॉन्ड एंड प्रोड्यूसेस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेंथन्स द OH बॉन्ड एंड रिड्यूसेस द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा, तो क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, और आपका न्यूक्लियस जो है डाउन फील्ड जाएगा। इट डीशील्डेड द एंड शिफ्टेड द डाउन फील्ड इन द NMR स्पेक्ट्रम। तो आप अल्कोहल में वेरी इन द केमिकल शिफ्ट फ्रॉम 0.5 ppm फ्री OH टू अबाउट 5 ppm। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल की शिफ्ट जो है आपकी NMR स्पेक्ट्रम में बहुत वेरी करती है, 0.5 to 5 ppm आती है। क्यों आती है, D2O एक्सचेंजेबल peak for OH proton in alcohol and NH in amine disappear upon shaking with D2O। तो आपने ये जो आपके फैक्टर्स हैं केमिकल शिफ्ट के लिए, उसमें आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो आपका प्रोटॉन जो है डाउन फील्ड जाता है। सेकंड है एस कैरेक्टर इंक्रीज करता है, एस कैरेक्टर, तो आप ये एक्सपेक्टेड होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में, एसिटाइलिन केस में आपकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वो अपोजिट है, आपका sp2 की में सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp, फिर sp3 में। थर्ड है एरोमेटिक प्रोटॉन्स के केस में क्या होगा, जैसे आपके मैग्नेटिक आयनाइसोट्रॉपी क्या होगी, कि किससे प्रोड्यूस होगी, वो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इन केस ऑफ एरोमेटिक्स एंड एल्कीन्स ओलिफिनिक प्रोटॉन्स क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेट, लेकिन वो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज नहीं करेगा, रीइंफोर्स करेगा। उन केस में क्या होगी, आपकी डेल्टा ppm डाउन फील्ड होगी। लेकिन एसिटाइलिन के केस में आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वह सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगी, अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो उस केस में क्या होगा, आपका फील्ड सिग्नल आएगा, न्यूक्लियस जो है शील्डेड होगा, तो 2 to 3 ppm आएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी OH और NH के केस में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगी, आपकी डीशील्डिंग करेगी, और जो आपका प्रोटॉन जो इन केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH और OH प्रोटॉन होंगे वो क्या आएंगे, डाउन फील्ड होंगे, 0 to 5 ppm के बीच में वो आएंगे।